हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ सीईटी के जो क्वेश्चंस है वो भी हम देखने वाले हैं। और एक बार एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें समझ में आ गया तो बाद में हम ड्रॉप फॉर्मेशन का फिनोमिना समझेंगे आगे। अब ड्रॉप फॉर्मेशन मतलब क्या, तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हो सकता है कोई टेबल है या फ्लैट कोई भी सरफेस है। इसके ऊपर अगर मैं लिक्विड रखता हूँ सो लिक्विड क्या वो ड्रॉप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, स्पेरिकल ड्रॉप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो सिंपली ऐसे वाइडली स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को समझने के लिए भी हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखो तो वो होता क्या है। मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, राइट। यहाँ इस कंटेनर में मैं सर्टेन डेंसिटी का एक लिक्विड रख रहा हूँ। तो if suppose this is a liquid, now what happens is if you observe carefully, तो जहां पर लिक्विड लिक्विड का ये जो सरफेस है वो और वॉल ऑफ कंटेनर कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ एक टिपिकल प्रोफाइल बनती है लिक्विड सरफेस की विथ रिस्पेक्ट टू योर वॉल ऑफ कंटेनर। कभी कभी वो प्रोफाइल कैसी होती है, तो हमारा ये जो सरफेस है लिक्विड का वो ऐसे पाइल अप कर जाता है, उसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो पाइल अप कर जाते हैं और यहाँ पर एक कॉन्केव शेप फॉर्म होता है। तो यहाँ जब कॉन्केव शेप फॉर्म होगा तो इस पर्टिकुलर सरफेस को अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो एंगल बनता है इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ इस केस में है ये जो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देख पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ कंटेनर, कैसे दिख रहा है हमें, एक्यूट एंगल दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लिक्विड के केस में ये जो सरफेस है जैसे ही लिक्विड अपना कंटेनर के पास आता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे क्रिप इन हो जाते हैं, जिसके कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास एक कॉन्वेक्स टाइप का शेप फॉर्म होता है। जब ऐसे कॉन्वेक्स शेप फॉर्म होगा और इस कॉन्वेक्स शेप वाले सरफेस को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ सो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ कंटेनर एंड दिस पर्टिकुलर टेंजेंट, ये जो एंगल है दिस विल बी एंगल ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पर वो ऑब्ट्यूस होता है। किसी किसी लिक्विड के केस में एंगल इन बिटवीन द सरफेस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस एट नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस वॉल ऑफ कंटेनर ये 90 डिग्री होता है। कभी कभी हम इसको 0 डिग्री भी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, फिर हम एक एक करके समझेंगे। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट is the angle drawn या फिर it is the angle between the wall of container and the tangent drawn at free surface of liquid, free surface of liquid at point of contact, at point of contact inside the liquid। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मान लीजिए कॉन्केव टाइप का सरफेस फॉर्म होता है, जो कि आगे हम देखेंगे कैसे बनता है। मान लेते हैं कि कॉन्केव टाइप का शेप बन चुका है लिक्विड सरफेस का नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस पर्टिकुलर कॉन्केव शेप को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ विच इज़ एक्चुअली द फ्री सरफेस नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो इस टेंजेंट के बीच में और ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसके बीच में जो एंगल होता है वही कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। बट सवाल ये है कि एंगल कौन सा लेना है, आउटसाइड ऑफ द लिक्विड लेना है या इनसाइड ऑफ द लिक्विड लेना है, तो वो इनसाइड ऑफ द लिक्विड लेना होता है। ठीक है, तो जैसे फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर मैं मार्क कर लूँ दिस इज माय लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, राइट। और अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से इफ दिस इज द टेंजेंट, सो एंगल बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर एंड दिस tangent drawn to the free surface inside liquid is known as angle of contact। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल जहां पे थीटा क्या होगा, इट वुड बी लेस देन
90 डिग्री। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री बनता है तो जो प्रोफाइल है फ्री सरफेस का नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो एक कॉनकेव प्रोफाइल बनता है और इसको हम कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। क्या कहते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है। दूसरी कंडीशन है ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें देखने को मिलेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री और जो मेनिस्कस फॉर्म होगा दैट वुड बी कॉन्वेक्स मेनिस्कस। थर्ड केस इज थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा तो लिक्विड जो है यहाँ पर, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कैसे रहेंगे? ऐसे चिपक के रहेंगे बट पैरेलल रहेंगे, इस सरफेस को पैरेलल। ये कंडीशन हम आराम से आगे समझेंगे। और थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल। यहां राइट एंगल के केस में जो सरफेस होगा, सरफेस ऑफ लिक्विड इज फ्लैट। ठीक है, फ्लैट सरफेस होगा। कहां पे? नियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे भी आगे हम जानेंगे। एक एक करके अभी शुरुआत करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले शुरुआत मैं करने जा रहा हूं एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ। वेयर थीटा वुड बी लेस देन 90 डिग्री। अब ये किसके केस में होता है? तो कई तरीके के लिक्विड और जो उसका सॉलिड कंटेनर है उसके स्पेसिफिक नेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, मान लीजिए हम कोई ऑर्डिनरी वाटर या रेगुलर यूज जो वाटर होता है ना, सो ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास कंटेनर की अगर बात करें, उसके केस में हमें ये देखने को मिलता है। सेकंडली, अगर मैं केरोसिन ले लूँ और उसको भी किसी ग्लास कंटेनर में पोर करूं, तब भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अब ये एक्चुअली काम कैसे करता है? तो आपने नोटिस किया होगा, आपके घर में अगर आप कोई बर्तन लीजिए, मान लीजिए स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप पानी भर दीजिए, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पानी भर दीजिए एंड केयरफुली नोटिस कीजिए तो जो एजेस होते हैं, ये मान लीजिए बर्तन है और ये पानी है, जो एजेस होते हैं ना वो थोड़े रेज्ड होते हैं। किसके एजेस रेज्ड होते हैं? लिक्विड के। और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्केव देखने को मिलता है। आप ज़रूर नोटिस करना इस बात को। फिलहाल हम थेरोटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो वो हमने क्या किया है, ऑर्डिनरी जो वाटर है उसको हमने किसी कंटेनर में रख लिया है। ये कंटेनर की सॉलिड बाउंड्री है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। सो लेट्स से दिस इज द solid boundary of container, राइट। और इसके अंदर हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज ये लिक्विड है, चलेगा? चलिए अब मैं क्या कर लेता हूं, ये जो हमारा लिक्विड का सरफेस है और ये सॉलिड कंटेनर का पार्ट है, तो इसके इंटरसेक्शन पर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मैं एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर रहा हूँ लिक्विड का ही। तो मान लेते हैं ये लिक्विड का ही ये मॉलिक्यूल है। जस्ट इसको मैं ए नाम दे देता हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ना, दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस टू काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल बीनीथ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ए। कौन से मॉलिक्यूल? लिक्विड के मॉलिक्यूल, राइट। और दूसरा ये जो सॉलिड कंटेनर है इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी ए मॉलिक्यूल पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो हो गया कोहेसिव फोर्स। लेट्स से दिस इज कोहेसिव फोर्स, जिसे मैं एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ए मॉलिक्यूल को सॉलिड कंटेनर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसे मैं कह रहा हूं एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, एडेसिव फोर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पहले ही देख लिए हैं।
अब ध्यान से समझना, अगर ऐसा हुआ कि अडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज, प्लीज पे अटेंशन, इफ adhesive force is greater than cohesive force what will happen। यहां पर इन दोनों फोर्स में से अडेजिव फोर्स ज्यादा है तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल आल्सो बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स अडेजिव फोर्स। तो इन दोनों का मैं एक रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं और वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से यहां पर बन चुका है। अगर आप देख पा रहे होगे, दिस रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन या फिर एंटरिंग इनटू द सॉलिड बाउंड्री। सो इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं एफ ऑफ आर ऐसे नाम दे रहा हूँ। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो ए मॉलिक्यूल है इस पर जो सेम इफेक्ट आएगा फोर्स ऑफ एडिशन और फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण, वो कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। नाउ व्हाट हैपन्स इज, इफ सपोज मैं कोई एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये मेरा सरफेस है, सरफेस पर मैंने एक कोई मॉलिक्यूल कंसिडर किया है ए। इस ए मॉलिक्यूल पर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं एफ, ध्यान से समझना, इसे एक एफ फोर्स लगा रहा हूं और हॉरिजॉन्टल के साथ उसने फोर्स ने एंगल किया है थीटा, तो क्या होगा, इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा का क्या रिजल्ट आएगा जब वो मॉलिक्यूल ए पर हम एनालाइज करेंगे, सो इट विल ट्राई दैट एफ कॉस थीटा विल ट्राई टू मूव दिस मॉलिक्यूल इनटू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है एफ साइन थीटा, तो उसकी क्या कोशिश रहेगी कि मॉलिक्यूल नीचे चला जाए। नाउ अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल कंसिडर किया है वहां पे माना है कि हमारा जो लिक्विड है वो उस कंटेनर में जाने के बाद रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब मॉलिक्यूल की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वैसे ही अब वही मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पर ए नाम से लिखा है उसे ही मैंने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है, और मैंने कहा कि अगर कोई एफ फोर्स सर्टेन एंगल थीटा पे लगता है तो उसकी मूवमेंट पॉसिबल है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कंटेनर में जो मॉलिक्यूल रखा है वो उसकी मूवमेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक दूसरी केस एनालाइज करता हूँ। मान लो इसी मॉलिक्यूल पर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, बट कितने एंगल पर लगा रहा हूँ, तो सरफेस से 90 डिग्री पे लगा रहा हूँ। सो दिस इज 90 डिग्री पे वो फोर्स एफ लग रहा है। अब इस एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना भी होगा, तो क्या होगा, दैट वुड बी एफ कॉस ऑफ 90। नाउ व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो तो 0 हो गया। अगर ये 0 है तो ए जो मॉलिक्यूल है क्या वो लेफ्ट या फिर राइट में कभी मूव हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की नहीं, तो यहाँ पर अगर इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टली इट इज इन इक्विलिब्रियम। वो कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। अब जिस लिक्विड को हमने इमेजिन किया है वो भी उस कंटेनर में कैसे है, रेस्ट में है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स एट द एज ऑफ सरफेस और एट नियर द वॉल ऑफ नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो भी रेस्ट में है। तो रेस्ट में वो तभी रह पाएगा जब ए मॉलिक्यूल कैसे होगा, एफ ऑफ आर को परपेंडिकुलर अरेंज होगा या नॉर्मल अरेंज होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है सरफेस के पास, नहीं, बहुत सारे दूसरे भी तो मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे तो हमने रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिखाया था। तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस में है किसके, फोर्स ऑफ अडेजन के, क्योंकि अगर यहाँ लिक्विड सरफेस से दूर यहाँ दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंटेनर के सरफेस से है ना, उस पर तो थोड़ी अडेजिव फोर्स उतना स्ट्रांगली लगने वाला है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जो स्ट्रांगली लगने वाला अडेजिव फोर्स है वो नियर बाय मॉलिक्यूल्स पर ही होगा। एंड ये जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स है, बेटा ध्यान से समझो, ये जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स है दे वांट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट दे गेट पाइल्ड अप। वो क्या होते हैं, ऐसे पाइल्ड अप होना चालू करते हैं नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। एंड ड्यू टू दिस पाइलिंग ये जो पर्टिकुलर हमारा लिक्विड है, यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो हमारा लिक्विड है ये लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ने लगता है थोड़ा सा, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ एडेजन के कारण अफेक्टेड होंगे। अच्छा, एक बार लिक्विड ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पाइल अप हो गए, तो पाइल अप होने के बाद में देखिए ऐसे मैंने पाइल अप करके दिखाया आपको, ठीक है। सो जब ये ऐसे पाइलअप हो जाएंगे तो पाइलअप होने के बाद में अगर मैं इस लिक्विड के सरफेस को एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या हो जाएगा। सो इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट
to this free surface of liquid near the point of contact. Now the angle between wall of container and this tangent is nothing but your angle of contact, and as we can see this angle is less than 90 डिग्री. सो वी कैन से भैया कि ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है. दूसरी एक चीज याद रखना, ऐसे लिक्विड के केस में जो कॉन्केव टाइप का मेनिस्कस बनाता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये जो शेप है, शेप कैसे बना है, कॉन्केव शेप बना है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्केव मेनिस्कस. और जिस लिक्विड सॉलिड इंटरेक्शन में कॉन्केव मेनिस्कस बनता है, वहाँ पे जो हमारा कोहेसिव फोर्स है इट इज एक्टिंग नियरली 45 डिग्री, एग्जैक्टली 45 डिग्री नहीं, नियरली 45 डिग्री टू द वॉल ऑफ कंटेनर. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा इनसाइड द लिक्विड ही मेजर करना है. आई होप कि इतनी सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी. चलो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कॉन्केव मेनिस्कस वाले केस में या एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में जो एडेसिव फोर्स है इट इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. दूसरा, ये जो कोहेसिव फोर्स है ये नियरली 45 डिग्री लग रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड. तीसरी चीज आपको ये समझना है, चूंकि यहाँ पे एडेसिव फोर्स स्ट्रांग है तो बेसिकली लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आकर इस सरफेस को वो वेट करेंगे, मतलब गीला करके रखेंगे. अगर आप ग्लास में पानी लेते हो, पानी को पोर करके छोड़ दो, तो खाली ग्लास के अंदर भी जब लेयर को आप टच करोगे तो वहाँ पे हल्की सी एक पानी की लेयर आपको देखने को मिलती है. मतलब इन दिस काइंड ऑफ केस वेयर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंगल, वी कैन से टू थिंग्स आर हैपनिंग. वन, कॉन्केव मेनिस्कस इज फॉर्मिंग, कॉन्केव मेनिस्कस. और दूसरा क्या हो रहा है, लिक्विड वेट्स द सरफेस, लिक्विड वेट्स द सरफेस ऑफ कंटेनर. ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है. तीसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स ऑफ अडेजन और फोर्स ऑफ कोहेजन में मैग्नीट्यूड वाइज क्या रिलेशनशिप है, तो याद रखना हियर फोर्स ऑफ अडेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन डिवाइडेड बाय √2. दिस रिलेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की ओर बढ़ते हैं, विच इज अवर सेकंड केस, ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर थीटा वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और जो मेनिस्कस फॉर्म होगा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं मर्क्यूरी एंड ग्लास कंटेनर. इसका एग्जाम्पल लेंगे. फिर से जो थोड़ी देर पहले डायग्राम ली थी उसी डायग्राम को यहां पर मैं ले रहा हूं. ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, कोई अगर एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से ए मॉलिक्यूल, तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, वन इज एडेसिव फोर्स एंड अनदर इज कोहेसिव फोर्स. अब ध्यान से समझो, ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के केस में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मर्क्यूरी के या मर्क्यूरी एज अ लिक्विड, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है. इसीलिए अगर आप मर्क्यूरी को हाथ पे रखो और उसको ऐसे छोड़ दोगे तो मर्क्यूरी आपके हाथ को वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, मर्क्यूरी के सारे ड्रॉप एक दूसरे को चिपक के निकल जाते हैं. ठीक है, सो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज पर condition the adhesive force will be less than the cohesive force. पहले केस में क्या हुआ था, adhesive force was greater than cohesive force, यहाँ पे adhesive force is lesser than cohesive force in terms of magnitude. Now adhesive force को तो हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर मैं cohesive force को भी ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, so let's say this is my cohesive force. अब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, कोहेसिव फोर्स की तरफ. तो यहाँ पर मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे मैंने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया है. सो ये है मेरा रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्चुअली लाइंग इन द लिक्विड और इनसाइड द लिक्विड. इन अर्लियर केस रिजल्टेंट वाज लाइंग इन द सॉलिड कंटेनर का बाउंड्री. नाउ अब जैसे मैंने कहा था कि लिक्विड को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम में रहना है, उसको अगर मूवमेंट नहीं करनी है सरफेस पर, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ इस पर्टिकुलर
रिजल्टेंट फोर्स के नॉर्मल खुद को अरेंज करना पड़ेगा। और जितने भी मॉलिक्यूल अडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिजल्टेंट फोर्स के नॉर्मली अरेंज होना स्टार्ट होंगे। तो ये होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दे स्टार्ट्स टू क्रीप इन। वो क्या होते हैं? क्रिपिंग शुरू करते हैं। दे स्टार्ट्स टू क्रिप इन। और ऐसे क्रिप इन करके, ठीक है, ऐसे क्रिप इन करके वो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और ये जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ठीक है, अगर मैं इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लीजिए मैं ऐसे इसको टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस सरफेस को, नाउ इन दैट केस एंगल बिटवीन वर्टिकल वॉल ऑफ कंटेनर and the tangent drawn to the free surface of liquid, this becomes my angle of contact. And here in this case we can clearly see कि angle of contact is greater than 90 degree, right? तो यहाँ पर मैं ऐसे angle of contact draw कर रहा हूँ and theta is greater than 90 degree। चलेगा? तो यहाँ हमने क्या समझा कि force of adhesion is lesser than force of cohesion, resultant force lies inside of this liquid एंड ड्यू टू विच दो चीजें हो रही है। एक तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, और दूसरा चूंकि कोहेजिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, सो लिक्विड को अगर बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, इट विल नॉट रिमेन स्टिक टू द वॉल ऑफ कंटेनर। सो लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोहेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन अडेजिव फोर्स, इसलिए आई एम राइटिंग अ रिलेशन एफ ऑफ ए दैट इज अडेजिव फोर्स इज लेस देन, नाउ कोहेजिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। ये इसका अगेन एक एनालिटिकल या आप कह लीजिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, मर्क्यूरी, और बाद में कॉन्वेक्स मेनिस्कस और लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर को, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर लिक्विड क्रीप इन कर रहा है, यहाँ पर क्या एक्शन चल रहा था? पाइलिंग अप चल रहा था मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, चलो थर्ड केस हम देख लेते हैं। थर्ड केस में आई एम कंसिडरिंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एग्जैक्टली 0। ये कब होता है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि इफ वी हैव प्योर वाटर इन अ क्लीन ग्लास कंटेनर, वाटर प्योर होना चाहिए एंड ग्लास कंटेनर इट शुड बी क्लीन, ऐसे देखा जाता है। यहां पर फिर से मैं वही डायग्राम लेकर आता हूं। यहां पर मान लीजिए दिस इज माय क्लीन वाटर एंड दिस इज अवर ग्लास का कंटेनर। अब इस तरीके के केस में यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर जो कोहेजिव फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत बहुत ही निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू अडेजिव फोर्स। इसे आपको ध्यान से समझना होगा। और अगर अडेजिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, मान लीजिए दिस वॉज माई मॉलिक्यूल ए एंड अडेजिव फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, कोहेजिव फोर्स तो बहुत ही निग्लिजिबल है। इन दैट केस आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स भी जो अडेजिव फोर्स है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होता है। इन दैट केस अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स को तो इक्विलिब्रियम में रहना है, हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट नहीं चाहिए, तो दे हैव टू अरेंज देमसेल्व्स परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू दिस रिजल्टेंट फोर्स, एंड दस जो भी मॉलिक्यूल अडेजिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है दे स्टार्ट्स टू पाइल अप। बट कैसे पाइल करते हैं वो? तो यहाँ पर जितने भी आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल मिलेंगे वो ऐसे थोड़ा ऊपर आके चिपक जाएंगे। किसको? यहाँ पर वॉल ऑफ कंटेनर को। और अगर ये पूरी तरीके से चिपक गए और मैं इन पर्टिकुलर वॉल को इस पर्टिकुलर सरफेस को अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दिस इज अ टेंजेंट, तो आप देख पा रहे होंगे द एंगल बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर एंड दिस टेंजेंट इज हाउ मच? इट इज 0, राइट। और अगर ये 0 है, ये अगर पर्टिकुलर 0 है, तो हमारी जो कंडीशन है कि प्योर वाटर इन अ क्लीन ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
ध्यान से समझना, जो पहली वाली केस थी यहाँ पर भी हमने वाटर और ग्लास ही लिया है, बट वाटर ऑर्डिनरी वाटर है, उसमें मिनरल्स है, इम्प्यूरिटीज है। यहाँ इम्प्यूरिटीज होने के कारण क्या हुआ था, लिक्विड पाइलअप तो हुआ लेकिन कॉन्केव मेनिस्कस भी फॉर्म हुआ। हमारे यहाँ जो थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम प्योर वाटर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कहा था कि एफ ऑफ ए इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एफ ऑफ सी, राइट। वहां पर हमने बस इतना बोला था कि एफ ऑफ ए इज लार्जर देन एफ ऑफ सी, यहाँ पर एफ ऑफ ए इज far larger than f of c, and thus net resultant force acting on molecule is in the direction of, we can say, adhesive force, and thus liquid के molecules they again pile up। but कैसे पाइल होते हैं कि ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का और जो मॉलिक्यूल नियर द वॉल ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ऑलमोस्ट पैरेलल अरेंज होते हैं, और इस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर एंड टेंजेंट विल बिकम 0। ठीक है, इस तरीके की जो लिक्विड होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सरफेस को कंप्लीटली वेट किया जाता है। सो लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सरफेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर प्योर वाटर एंड क्लीन गैस को भी हमने डिस्कस किया है। चलिए लास्ट केस डिस्कस करते हैं। सो फोर्थ केस, वेयर थीटा इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। अब ये कब होता है, तो आप हाइपोथेटिकल लिक्विड या हाइपोथेटिकल केस हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम प्योर वाटर को किसी क्लीन सिल्वर कंटेनर में रखें, सिल्वर कंटेनर, तो ये फिनोमेना देख सकते हैं बहुत, लेकिन इसमें मतलब रेयर होता है इसको देख पाना, क्योंकि जैसे ही आप किसी वाटर को किसी कंटेनर में डालते हो तो एयर से कुछ डस्ट या फिर थोड़ी ना थोड़ी इम्प्योरिटी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनता है समझते हैं। तो ये था हमारा लिक्विड एंड दिस वॉज अवर सॉलिड कंटेनर। अब देखिए ये जो शेप है कंटेनर का, इसको मैं सिल्वर का मान रहा हूँ एंड दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फिर से हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, लेट्स से दिस इज माय मॉलिक्यूल ए, राइट। अब जहां पर ऐसा होगा, जिस लिक्विड और सॉलिड कंटेनर के केस में ऐसा होगा कि जो आपका कोहेसिव फोर्स है, ये जो पर्टिकुलरली कोहेसिव फोर्स है, ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे एक्ट होता है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। तो यहाँ अलग से, so when this cohesive force acts at exactly 45 डिग्री, आप कहीं से भी मेजर करो, आइदर द सरफेस ऑफ लिक्विड यहाँ से मेजर करो या वॉल ऑफ कंटेनर इस सरफेस से मेजर करो, दिस एफ ऑफ सी वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 45 डिग्री। और ये जो हमारा अडेजिव फोर्स है वो तो जा ही रहा था परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ कंटेनर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इस केस में, दिस रिजल्टेंट एक्ट्स अलोंग द वॉल ऑफ कंटेनर। किस पर लग रहा होता है? वो वॉल ऑफ कंटेनर पे लग रहा होता है। एंड ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसके नॉर्मली खुद को अरेंज करने के लिए जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है दे रिमेन परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर फोर्स। और अगर मैं इसको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो टेंजेंट ने वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कितना एंगल बनाया है? 90 डिग्री एंगल बनाया है ना। तो ये वो केस होती है, हालांकि बहुत रेयर है, ज़्यादा व्यवहार में आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, बहुत प्योर वाटर है और अच्छा क्लीन ग्लास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट देख सकते हो। वाटर थोड़ा कंटेमिनेटेड हो गया तो कॉनकेव मेनिस्कस वाला फिनोमेना, जो कि जनरली हम हमारे डेली लाइफ में भी देखते ही है। और मर्क्यूरी जैसा लिक्विड है तो ऑप्टिव्स फिनोमेना। अच्छा, एनालिटिकली अगर आप देखो तो इस कंडीशन को हैपन होने के लिए जो हमारा अडेजिव फोर्स होता है ना, दिस अडेजिव फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोहेजिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। और इस तरीके के केस में जो लिक्विड है वो पार्शियली वेट करता है सरफेस को। लिक्विड पार्शियली वेट्स द सरफेस ऑफ कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर मैं लिक्विड रखता हूं तो उस पर ड्रॉप बनेगा या नहीं बनेगा। सो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स, कंडीशंस
फॉर लिक्विड ड्रॉप फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉलिड सरफेस है। इस सरफेस पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरीके से मैंने कोई लिक्विड रखा है। चलेगा, ये हो गया हमारा लिक्विड। ओके, अब दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये है लिक्विड का सरफेस। तो इसको अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सो द टेंजेंट वुड बी लाइक दिस। इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, चलेगा। और ये जो टेंजेंट है, इसी पर टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट होगा ड्यू टू लिक्विड सरफेस। इसे भी हमने देखा है, किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के किसी भी सरफेस पर, अगर यहाँ पर सरफेस में कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस दिशा में सरफेस टेंशन के कारण टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, है ना। यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और यहाँ पर इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। सो टेंजेंशियल फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड। नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है, इस टेंजेंट को, इसको ध्यान रखिए। फिर अगर आप देख रहे हो दिस इज लिक्विड एंड दिस इज अवर सॉलिड सरफेस, तो इनके बीच में भी टेंजेंशियल फोर्स होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जिसे मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आउटवर्ड दिशा में। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से। इसे मैं नाम दे रहा हूँ T1। और ध्यान रखना T1 क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट इज नॉट सरफेस टेंशन, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा इसको बाद में हम लिख ही लेंगे, बस अभी क्या कर लेते हैं। T1 को मैं इसे लिख रहा हूं, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन कौन से लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। ओके, देन यहाँ ये जो हमारा सॉलिड है और ये जो ऊपर का एयर है या फिर आप कह लीजिए वेपर्स है, तो वेपर और सॉलिड के बीच में भी क्या होता है, एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है, जिसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ T2, इन द फॉर्म ऑफ T2। और T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड वेपर। ओके, वेपर मतलब वही एयर या गैस, आप जो कहना है कह सकते हैं। और हमने जो पहले ही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला है, इसे मैं नाम दे रहा हूं, मान लीजिए T3। क्या है, T3। अब T3 के हम दो कंपोनेंट लेंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज वर्टिकल। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकली हम मान लेते हैं कि भैया हमारा जो लिक्विड है वो तो उछल के कहीं जाने नहीं वाला है, वो तो लिक्विड के सरफेस पर ही है। तो मतलब वर्टिकली ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर लिक्विड ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। अब रही बात हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो अगर हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिक कंसिडरेशन यही है कि दिस लिक्विड ड्रॉप इज एट रेस्ट। नाउ अब ये जो हमारा लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस से ये जो T3 आपको दिख रहा है, ये टेंजेंशियली लगने वाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो यही हो गया टेंजेंट, और इस टेंजेंट के साथ वॉल ऑफ कंटेनर ने इनसाइड ऑफ दिस लिक्विड जो भी एंगल किया होगा, दैट एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो आई एम राइटिंग दिस एज थीटा। ओके, इतनी सारी चीजें हैं। और ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये भी क्या हो गया, दैट वुड बी अगेन थीटा। सो अगर हमें थीटा मिल चुका है, तो T3 का हॉरिजॉन्टल क्या कंपोनेंट क्या होगा, T3 cos थीटा। और T3 का वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हैं T3 sin थीटा, हालांकि इसका हमें कोई काम नहीं है। और वैसे देखा जाए तो T3 क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर का इंटरफेस, लिक्विड एंड वेपर का इंटरफेस। तो चलो पहले मैं लिख रहा हूं, लेट लिक्विड ड्रॉप, मान के चलते हैं लेटर लिक्विड ड्रॉप इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेट T1 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड एंड
सॉलिड इंटरफेस, लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। ओके, T2 क्या है भैया? T2 इज अगेन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहाँ? एट सॉलिड एंड वेपर इंटरफेस, वेपर इंटरफेस। एंड T3 क्या है? T3 इज अगेन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एट लिक्विड एंड वेपर इंटरफेस, लिक्विड एंड वेपर इंटरफेस। ठीक है, चलो नाउ अब हमारा ये जो लिक्विड ड्रॉप है, दिस लिक्विड ड्रॉप इज एट रेस्ट, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टली तो कोई मोशन हो नहीं रही है, वैसे वर्टिकल भी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये अगर वो नहीं हो रही है, इसका मतलब है इस लिक्विड ड्रॉप पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, एक दूसरे को बैलेंस किया होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए T1 जो फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, T2 लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और T3 कॉस थीटा ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ये भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन कर लेते हैं। सो नाउ एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं फोर्सेस को ऐसे ड्रॉ करूं, सो दिस इज T1, दिस इज T3 कॉस थीटा, और लेफ्ट में कौन जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है T2। सो एट इक्विलिब्रियम कैन आई राइट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज 0, देयरफॉर T1 प्लस T3 cos थीटा इज माइनस T2 माइनस T2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को यंग्स इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग्स इक्वेशन। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन राइट T3 cos theta is equal to T2 minus T1 and this cos theta is exactly equal to T2 minus T1 upon T3। अब ये हमारे लिए रेफरेंस इक्वेशन रहेगा। इस इक्वेशन से आगे हम अलग अलग कंडीशंस बनाते हैं और फिर देखते हैं ड्रॉप बनेगा या नहीं बनेगा। सो सबसे पहली केस, अगर मान लीजिए इफ T2 जो है इट इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1 and T2 minus T1 is less than T3, T2 minus T1 is less than T3। एग्जाम्पल, मान लो T2 है 2, T3 है 2 एंड T1 है 1। तो अब मान लेते हैं, मगर मैं अगर cos थीटा कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज T2 माइनस T1 दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 0.5। और cos कौन सी थीटा की वैल्यू 0.5 होती है, दैट इज cos 60। तो थीटा हो गया भैया 60 डिग्री, और यहीं से देख पाते हैं इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो हमें जो एंगल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, एक्यूट एंगल मिल रहा है। और जब भी एक्यूट एंगल मिलेगा ड्रॉप विल बी फॉर्म्ड। जैसे ये कंडीशन ही है ना, यहाँ पे देखी कि नहीं हमने, यहाँ पर जो थीटा है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री से तो कम ही है, राइट, इसलिए ड्रॉप बनता है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी कैन सिंपली से इफ T2 minus T1 is less than T3, then our cos theta will be less than 1 and that is theta will be less than 90 degree। So basically acute angle है, एंगल acute होने के कारण drop will be formed। चलेगा, ये होगी पहली केस। अब हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है, इफ मान लेते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड अगेन T2 माइनस T1 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस देन T3। जैसे फिर से अगर देखो T2 को मैं ले रहा हूं 1 एग्जाम्पल के तौर पर, T2 को 1, T1 को ले रहा हूं 2 एंड अगेन T3 इज 2, ऐसे ही ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनस ऑफ 0.5। और अगर यहाँ पे आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 60,
और 180 माइनस 60 मतलब 120। सो 120 डिग्री अगर एंगल है तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये कितना होगा, ये ऐसे आएगा 120 डिग्री। और जब ये 120 डिग्री बनेगा तो प्रोफाइल कैसे दिखेगा ड्रॉप का, देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा सरफेस, तो आपका जो ड्रॉप है वो ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। और किसी भी एंड से अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा ये रहेगा मेरा टेंजेंट एट नियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी रहेगा टेंजेंट नियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये तो हमारा सरफेस है ही जिस पर ड्रॉप ने रखा है। तो ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मतलब नियरली स्पेरिकल आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नियरली स्पेरिकल। आपने लोटस के जो लीफ देखे हैं, तो लोटस के लीफ पर जब हम पानी डालते हैं ना, तो पानी का एक परफेक्ट ऐसा स्पेरिकल फॉर्म देखने को मिलता है ना, जो पर्टिकुलर ड्रॉप है जैसा स्पेरिकल देखने को मिलता है। तो लोटस एंड वाटर के केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इट इज नियरली 150 डिग्री। हाउ मच इट इज, नियरली 150 डिग्री। तो आई होप को यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होने के कारण कैसे स्पेरिकल शेप का ड्रॉप बनता है वो समझ में आ गया होगा, चलेगा। अब तो हम यहां पर लिख रहे हैं देन इन दैट केस cos ऑफ थीटा, दिस पर्टिकुलर cos थीटा इज निगेटिव, एंड इफ cos थीटा इज निगेटिव दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ऑब्ट्यूज एंगल हमें मिल रहा है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है देन स्पेरिकल ड्रॉप विल बी फॉर्म, स्पेरिकल ड्रॉप। अच्छा 100% स्पेरिकल हो ऐसे जरूरी नहीं, तो हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं ड्रॉप विल बी फॉर्म। लेकिन एक अच्छी कंडीशन है इसमें, हमारा जो सरफेस है इट विल नॉट बी वेट, तो लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, ठीक है। तो जो आपके रेनकोट होते हैं या वाटरप्रूफ सरफेसेस होते हैं, इनके ऊपर जब वाटर ड्रॉप जाता है तो वो नियरली स्पेरिकल बनता है, क्योंकि उसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसे है, वो है ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है, चलेगा। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। अब थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इफ T2 माइनस T1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू T3 अगर ले रहा हूं, तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी ऑब्वियसली। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो हम कह सकते हैं कि थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा इज नियरली नियरली 0 डिग्री। और थीटा अगर नियरली 0 डिग्री होगा तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, तो ड्रॉप नहीं बन पाएगा। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बल्ज दिख जाए, बट उसको हम परफेक्टली ड्रॉप नहीं कह सकते हैं। इस स्टेट को अगर आपको अचीव करना है कि अगर किसी लिक्विड को अच्छे से स्प्रेड करना है, तो आप डिटर्जेंट का एग्जांपल ले सकते हो। डिटर्जेंट के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मेरा क्लॉथ है, ठीक है, ऐसे ये क्लॉथ है, क्लॉथ में डर्ट है और इसको मैं इजीली डिसॉल्व करना चाहता हूँ वाटर में, तो जनरली वाटर के सरफेस टेंशन हाई होने के कारण जो हमारा डर्ट है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, कपड़े जल्दी क्लीन नहीं होते। तो ऐसे केस में जैसे ही हम डिटर्जेंट वगैरह ऐड कर देंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन लो हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो लिक्विड है वो इजीली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा क्लॉथ पर, एंड दस डर्ट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय डिसॉल्विंग इट इनटू द लिक्विड। सो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि लिक्विड अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नियरली 0 डिग्री, लिक्विड विल स्प्रेड अप अपॉन द सरफेस, चलेगा। अब एक और छोटी सी केस है उसको भी देख लेते हैं, फोर्थ केस। क्या हो इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। अगर T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं भैया कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, बट दिस इज इम्पॉसिबल। मैथ्स में हमने ये समझ लिया है कि cos थीटा कभी एक से ज्यादा तो होगा नहीं, इसका मतलब है ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म, विल नॉट बी, ठीक है, पूरा जो लिक्विड है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ कंडीशंस थी जिसके कारण हमने समझा है कि वेदर द ड्रॉप विल फॉर्म और नॉट, ठीक है। हमने रेफरेंस इक्वेशन इसे लिया था यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3।
ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने लिया है ना, कौन सा, ये ऊपर का, जहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है, इसे यंग्स इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग्स इक्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, उस टेबल में कुछ लिक्विड और उनके जो सॉलिड कंटेनर है उनकी पेयर दी है, एंड रिलेटेड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी देकर रखे हैं, और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन सीईटी में पूछे हैं, इसलिए इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। सो प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास अगर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, इसके भी पहले हमने देखा है। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्लोरोफॉर्म और क्लीन ग्लास अगर है तो भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होगा। Organic liquids with clean glass, again it will be 0 angle of contact. ईथर और क्लीन ग्लास है तो 16 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। केरोसिन एंड क्लीन ग्लास अगर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक्यूट होता है, ये भी हमने पहले ही समझा है। वाटर विथ पैराफिन, अगेन इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल्स है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फॉर विच टू लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट पेयर्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम? प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, ईथर एंड क्लीन ग्लास। तो प्योर वाटर क्लीन ग्लास 0, ईथर एंड क्लीन ग्लास 16 डिग्री, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन, ईथर एंड क्लीन ग्लास, केरोसिन एंड क्लीन ग्लास, तो ईथर उसके केस में 16, केरोसिन के केस में 26, तो ये भी नहीं। थर्ड देख लेते हैं, प्योर वाटर क्लीन ग्लास, क्लोरोफॉर्म एंड क्लीन ग्लास, तो ये है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The liquid meniscus in a capillary tube will be convex if the angle of contact is, तो कॉन्वेक्स टाइप का मेनिस्कस कब बनता है? जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। चलेगा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है, एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अगर उसको निकालना है तो कॉस थीटा इज T2 माइनस T1 अपॉन लेट से T3। आप देख रहे हो, चाहे T2 हो, T3 हो, T1 हो, दीज आर फोर्सेज ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन कम होता है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है। क्रिटिकल अगर टेम्परेचर हो तो सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। सो यहाँ इन्होंने बोला है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वही गलत है। बाकी और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल, क्योंकि लिक्विड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है इस पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर टेबल में भी समझा था हमने, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स एंड सॉलिड दिए है। सी, इफ एन इम्प्योरिटी इज एडेड इन द लिक्विड देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस। अब इम्प्योरिटी ऐड होती है, हमने इसको भी देखा था। इम्प्योरिटी किसको अफेक्ट करती है? सरफेस टेंशन को, और सरफेस टेंशन अफेक्ट होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी अफेक्ट होगा। डी, एट अ गिवन टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट फॉर सॉलिड लिक्विड सरफेस। अगर वो पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड सरफेस है और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम रहेगा। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सिर्फ ए स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। नेक्स्ट, इफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज प्लेन देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज। तो ये मान लीजिए वॉल ऑफ कंटेनर है ऐसी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिक्विड सरफेस ले रहा हूँ, तो ये सरफेस कैसे है? प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है। और अगर ऐसे फ्लैट रहा तो इसको जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, दैट टेंजेंट विल आल्सो बी अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा फिर? 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ कंटेनर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव। It is easier to spray water to which soap is added because addition of soap to water। तो ये देखा है हमने, कोई भी अगर आप सोप या डिटर्जेंट यूज करते हो और वाटर में डालते हो तो वाटर में क्या होता है? सरफेस टेंशन ब्रेक होता है। अगर सरफेस टेंशन ब्रेक हुआ तो वाटर के मॉलिक्यूल इजीली स्प्रेड हो जाएंगे और फिर वो इजीली स्प्रे भी हो सकते हैं। तो ईजियर वे टू स्प्रे द वाटर विच इन विच सोप इज एडेड। सो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोप टू वाटर, नाउ डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है, इस कारण वो जल्दी भी स्प्रे होता है। सो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट वी हैव सीन टुडे। अब कल जब हम मिलेंगे तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे जो इसका आगे का फॉरवर्ड है, और वहाँ से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है सीईटी के वो पूछे जाते हैं।